अस्सलाम वालेकुम। पहले हिस्से में हमने पेरेंट्स के रोल को डिस्कस किया और हमने उसमें इंस्टीट्यूशन और स्टूडेंट के रोल को डिस्कस करना अभी इस हिस्से में मुनासिब समझा, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का रोल क्लियर नहीं होगा तब तक हम इंस्टीट्यूशन और स्टूडेंट के रोल को जस्टिफाई नहीं कर पा सकते थे। लिहाजा अब दूसरे हिस्से में हम इंस्टीट्यूशन और टीचर्स के रोल के ऊपर आते हैं। अब जो हमारे टीचर हज़रात जो मुझे सुन रहे हैं, उसमें मेल टीचर्स भी हैं, फ़ीमेल टीचर्स भी हैं, उसमें इदारे के प्रिंसिपल भी हैं, उसमें गवर्नमेंट के इदारे भी हैं, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें प्राइवेट इदारे भी हैं, सेमी गवर्नमेंट के इदारे, यानी जितने भी वो सारे इदारे टेक्निकल इदारे हैं जिसमें कहीं पे स्टूडेंट और टीचर का एक रिलेशनशिप है। याद रखिए, कोई भी दरसगाह बुनियादी तौर पे दो ही जो इकाइयाँ होती हैं उनका नाम होता है। एक को स्टूडेंट कहते हैं, शागिर्द कहते हैं उसको, और एक को टीचर कहा जाता है। बाकी सारा एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ होगा, बाकी जो भी होगा वो इन दो के गिर्द ही घूम रहा होगा। सिर्फ बिल्डिंग को स्कूल नहीं कहा जाता, सिर्फ बिल्डिंग को किसी जगह की यूनिवर्सिटी नहीं कहा जाता, बल्कि इन दो ये जो नमूने हैं बेसिकली इंसानियत के एक हसीन रिश्ते में बंधे हुए, इसको हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट का सबसे हसीन रिश्ता कहते हैं। और टीचर्स के हवाले से कि टीचर वो लोग होते हैं कि जब बच्चा पेरेंट्स के बाद जिनके साथ जिसको एक्सपोजर होने जा रहा है वो टीचर्स हैं। और यहाँ पे आपके लिए ये बात बड़ी खुशी वाली होगी कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जितने भी टीचर्स हैं, अगर वो कमा हक़्क़ुहू अपने जो तालीम देने के फ़राइज़ की अदायगी कर रहे हैं तो वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जो अपनी बैसत का मकसद बताया, वो बीइंग अ टीचर बताया कि मैं अच्छे अखलाक की तकमील के लिए आया हूँ, उनको टीच करने के लिए आया हूँ। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तरीके से कोई स्कूलिंग नहीं थी, कोई कन्वेंशनल एजुकेशन के किसी इदारे में जाके नहीं थी, मगर आपने देखा कि उसमें चूँकि आका अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला की ज़ात ने आगे काम लेना था, और फिर आका अलैहिस्सलाम ने जो उस्ताद तैयार किए और फिर उन सहाबा कराम ने जो आगे उस्ताद तैयार किए, उन्हीं के ज़रिए चलते चलते वैल्यूज़, वो अक़दार, वो रवायात, वो तहज़ीब व तमद्दुन हम तक पहुँचा। तो आप अंदाज़ा कर लें कि वो किस पाए के टीचर्स होंगे। तो सबसे पहले अच्छे टीचर होने के लिए सबसे पहले अच्छा स्टूडेंट होना ज़रूरी है। अगर कल आपने टीचिंग के शोबे को अपनाना है और मेरी आवाज़ वो स्टूडेंट सुन रहे हैं जो आज स्टूडेंट हैं और आगे वो लेक्चरशिप या बीइंग अ टीचर वो आगे जाना चाहते हैं, तो याद रखिए, अगर आज आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो तभी जाके आप कल अच्छे टीचर बन सकेंगे। इसमें सबसे पहली वही बात आती है कि अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट की बात आती है, इसमें आपकी मेहनत की बात आती है। कल आपने बच्चों को मेहनत के दर्स देने हैं, आपने बच्चों को कामयाबी के उसूल बताने हैं, तो सबसे पहले आज आपकी लाइफ इन चीज़ों से, इन एग्जांपल से बड़ी बड़ी होगी, तो कल जाके आपकी ज़ुबान उसको बताते हुए लुकनत नहीं खाएगी। यहाँ पे एक बड़ी ख़ास बात जो है वो एक वाक़या है बेसिकली, कि पहले ज़माने के असातिज़ा कितनी एहतियात किया करते थे। एक माँ अपने बच्चे को किसी टीचर के पास लेके जाती है, कोई शेख हैं उनके पास लेके जाती है कि मेरे बेटे को गुड़ खाने की आदत है, मीठा खाने की आदत है, तो आप इसको मना कर दें। तो आपने उसको बताया कि जो भी मुखातब करने के लिए उन्होंने कहा कि अम्मा जी आप कल तशरीफ़ लाइएगा। वो जब फिर दोबारा से सफ़र करके गई तो आपने कहा बेटे आप गुड़ कम खाया करें, या मीठा जो भी चीज़ थी उसको कम खाने के लिए कहा गया। तो वो जो हैरान हुई वालदा थी उस बच्चे की कि यही बात आप कल कह देते। तो आपने फरमाया चूँकि मैंने इसको बताना था तो कल असल उस वक्त मैं ख़ुद गुड़ खाए बैठा था। तो बात ये हुई कि आपकी बात में असर आए, आपकी तरबियत में बच्चा कल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सारे मराहिल में से गुज़रे, और आपकी कंट्रीब्यूशन दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर रिस्पेक्टफुल कोई रिश्ता है वो स्टूडेंट टीचर का है। टीचर आज के इस ज़माने में जब कि वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं, अखलाकी अक़दार जो है वो ज़वाल का शिकार हैं, इन्हितात की तरफ जा रही हैं, मगर मेरी आँखों देखे बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिसमें बीइंग अ टीचर मैंने ख़ुद भी रिस्पेक्ट को देखा
और किसी ज़माने में आप देखें, आज कोई सबसे बड़ा इदारा भी हो फाइनेंशियल, आप उसमें देख लें, वो जब तक सीट पे बैठा है उसकी रिस्पेक्ट है। टीचर वो रिटायर भी हो गया है, इवन देन वो बूढ़ा हो गया है, तो तब भी वो टीचर ले रहेगा। और अगर बशर्ते कि उसने अपने स्टूडेंट के साथ एक रिलेशन को बरकरार रखा हुआ है तो वो अपनी रिस्पेक्ट को गेन करेगा। तो आपको एक रोल मॉडल बनना है। बच्चा अपनी लाइफ में पेरेंट्स के बाद, इवन देन पेरेंट्स से भी ज़्यादा, अगर किसी बंदे से सबसे ज़्यादा मुतासर होता है तो वो उसका टीचर होता है। टीचर जो पहनेगा, जो बात करेगा, जैसे पढ़ाएगा। अभी आप देखें कि बहुत से बच्चे स्कूल से आके सबसे पहले जिसको सोसाइटी में कॉपी करते हैं वो अपनी टीचर को करते हैं या अपने टीचर को करते हैं। तो लिहाजा आपकी ड्रेसिंग, आपकी बातचीत, आपका उठना बैठना, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तब भी आपकी एक एक चीज़ बच्चे के जहन के ऊपर अपना इम्पेक्ट डाल रही है। तो अब आपके ऊपर है कि आपने क्लास के दौरान अपने मोबाइल पे फोकस करना है, एक एक बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। तो इन इंस्टीट्यूशन में जब बच्चे को वालिदैन ने आपके हैंड ओवर कर दिया तो इसको मुक़द्दस पेशा कहा जाता है। ये सिर्फ़ जॉब के लिए नहीं है। और टीचर को फुल टाइम जॉब ली जाए, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई काम नहीं मिल रहा तो वो टीचिंग के लिए अप्लाई कर देता है, जिसने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ तो वो टीचिंग के लिए अप्लाई कर देता है। अगर आप ये समझते हैं कि आप फुल टाइम कम से कम एक सेशन, एक तालीमी साल उस स्कूल को, उस इदारे को, उस बच्चे को उसी सैलरी में दे सकते हैं तो तब ज्वाइन करें, वरना ये अखलाकी तौर पे अच्छा नहीं होगा कि आपने 2 माह के लिए, 3 माह के बाद आपकी शादी हो, जिनमें फ़ीमेल टीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप बच्चों को, वो बच्चे जिनको एक ही सब्जेक्ट 4 टीचर्स आके पढ़ाते हैं, और वो बच्चे जिनको पहले दिन से लेके आखिर दम तक जिनको लेके चलते हैं, वो बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा एक डिफरेंट इम्पेक्ट होगा। तो लिहाजा बच्चे को आपने एक रोल मॉडल बन के पेश आना है, फुल टाइम देना है। आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं तो उसमें अच्छा और कामयाब टीचर जो है, जो अच्छा सक्सेसफुल स्टूडेंट बनाने जा रहा है, उसने अपने अंदर इस बात का ख्याल रखना है कि उसकी निगरानी में रहने वाला एक एक बच्चा, ये नहीं है कि जो सामने बैठे हैं वो ज़्यादा तवज्जो ले जाएं और जो आखिर पे बैठे हैं वो कम तवज्जो हों कि हामिल हों, ये ज़्यादती होगी। इसी तरीके से जो आपकी क्लास में अच्छा बिहेव कर रहे हैं, किसी वजह से अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हकदार हैं तवज्जो के, मगर वो बच्चे जो शायद इसी वजह से इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में हैं कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो कुछ जगहों पे टीचर्स उनकी टांट करते हैं उनके किसी वजह से, तो वो माइंड करते हैं इस चीज़ को कि हमारे टीचर ने जो लायक बच्चा था उसकी ज़्यादा तारीफ़ की या उसके सामने हमें डिग्रेड किया। इसी तरीके से जब को एजुकेशन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कभी किसी बच्ची को बच्चों के सामने उसकी डिग्रेड उसको ना किया जाए, किसी मेल बच्चे को किसी जो बाकी फीमेल, ये एक अजीब सा कंसेप्ट है कि हम जी बच्चों के दरमियान कंपटीशन बनाते हैं लड़कियों और लड़कों का, ये सरासर गलत कंसेप्ट है। बच्चों को बीइंग अ क्लास लेके चलना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपने उसका बीज अगर उधर ही बो दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने बच्चे को, उस इदारे के बच्चे को, और बेसिकली अपने इस कौम के बच्चे के साथ आपने उधर से ही एक नेगेटिव थाट उसके अंदर डेवलप कर दी। तो उस बच्चे को कामयाबी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाना, उस बच्चे को अच्छी स्किल्स के साथ मूव ऑन करवाना। इम्तहान बेसिकली जैसे हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया कि वो सिर्फ इम्तहान नहीं है, वो उसको अगली लाइफ के लिए तैयार कर रहा है। उसको अच्छे अंदाज से मोटिवेट करना, पॉजिटिविटीज़ को उबारना, उसकी नेगेटिविटीज़ को छुपाना, किसी वजह से उसकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको डैमेज ना होने देना, ये टीचर्स की ज़िम्मेदारियां हैं। फिर जब आप पेरेंट्स से मिलते हैं, टीचर पेरेंट्स मीटिंग में या अदर देन, तो उसमें बच्चे की क्यों बच्चा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहा, क्या बच्चा परेशान है, किसी वजह से वो स्ट्रेस में है, वो याद कर रहा है, उसको याद, बाज़ बच्चों को जो फ़िज़िकल हेल्थ में कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो कंसंट्रेशन नहीं दे पाते। बहुत से बच्चे वो किसी न किसी शॉक में होते हैं। यहाँ पे मैं 2 वाक़यात का जिक्र करना चाहूँगा कि आम तौर पे स्टूडेंट लाइफ में बच्चों को उस वक्त फ़ील नहीं होता और टीचर उस चीज़ को फ़ील नहीं कर पाते कि ये क्या मसला क्या है, वो उल्टा बच्चे को ज़्यादा सज़ा के तौर पे जो है वो डिस्टर्ब करते हैं।
मुझे अपनी स्कूलिंग लाइफ का एक वाक़या याद आता है और यूनिवर्सिटी का एक वाक़या याद आता है। स्कूलिंग लाइफ में बहुत से अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरी ग्रूमिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मैं आज भी उन टीचर से मिलता हूँ, रिस्पेक्ट से मिलता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इसमें मेरे असातिज़ा, चाहे वो मेरी अर्ली स्कूलिंग एज के टीचर्स थे या मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ के थे या अब कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरे साथ जो बीइंग टीचर मेरे साथ मुझे जो सिखाते हैं, मैं सारों को वो वेटेज देता हूँ जिनसे मैंने सीखा है। और मैंने जितने भी हमेशा सेशंस किए हैं ट्रेनिंग के कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अगर इसमें कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ आपकी बेहतर आपको इससे फ़ायदा हुआ तो इसका क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है, और अगर इसमें कुछ नेगेटिविटी है तो इसका जो ड्रॉबैक है वो मेरी तरफ उसको आप रेफ़र करें। क्यों? हमारी एक चीज़ सोच ये होती है कि आमतौर पे स्टूडेंट हमेशा टीचर को कसूरवार ठहराता है और टीचर हमेशा स्टूडेंट को कसूरवार ठहराता है। नहीं, ये दोनों को मिल के सोचना है। तो जिन वाक़यात का ज़िक्र करना चाहता हूँ, तो स्कूलिंग लाइफ में मुझे एक इशू हुआ हेल्थ का और उससे मेरी मेमोरी के ऊपर और कंसंट्रेशन पे बड़ा बुरा इम्पेक्ट पड़ा। अब मेरे टीचर्स जिनके सामने मैं स्कूल का टॉपर था, वो मुझसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा किए हुए थे, मगर उनमें से एक टीचर को ये नहीं फ़ील हो रहा था कि इसके साथ मसला क्या है। अब मसले में ये था कि मैं एकदम कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, मेरे जहन से वो, चूँकि मेरी किसी वजह से मैं टेंशन में था, मेरी सेहत के मसाइल थे। तो अब यूँ हुआ कि मेरी जो उस सारी सूरत हाल में मैं अपने टीचर को बता नहीं पा रहा कि मेरे साथ मसला क्या है। अब उनकी एक्सपेक्टेशन वही जब मेरी सेहत ठीक थी उसी लेवल की थी कि ये वो बच्चा था कि जो बड़ा ब्रिलियंट था, और इस हिसाब से तो मुझे एक खौफ सा आने लगा और उसी खौफ ने मुझे स्ट्रेस में और डिप्रेशन में ले गया, जिससे क्या हुआ, मैं मज़ीद डिस्टर्ब हुआ। मगर उसी दौरान मुझे एक और टीचर मिले, उन्होंने फ़ील किया कि ये बच्चा परेशान है, इसकी वजह कुछ ना कुछ ज़रूर है जो ये अपनी कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पे नहीं दे पा रहा। तो उन्होंने फिर मुझसे साथ बिठा के पूछा कि बेटे मसला क्या है आपके साथ। तो फिर मैंने उनको सारा बताया जी कि मुझे मेमोरी का और आधे सर के दर्द का ये इशू है, जिसकी वजह से मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ जो वाइट बोर्ड है उसको नहीं देख पा रहा, और जो याद करता हूँ उसको मैं मेरे जहन में नहीं रह पा रहा, और इसी स्ट्रेस की वजह से मैं प्रेशर लेता हूँ तो मज़ीद मुझे जो है वो भूल जाता है। खैर, उन्होंने मुझे जो काउंसलिंग दी तो मैं उसको ओवरकम कर गया, और फिर मैंने अल्लाह ताला मेरी वालदा जी को दर्जात उनके बुलंद करे, उनसे फिर मैंने डिस्कस किया और फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, और करते कराते मैं दोबारा से अपनी उस चीज़ में वापस आया। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि वो टीचर जिन्होंने मुझे उस दौरान सज़ा दी, अपने तय उन्होंने भी मेरी बेहतरी के लिए काम किया, और वो टीचर जिन्होंने मुझे साथ ले जाके समझाया और फुल सेशन दिया मुझे कि इसका मसला क्या है, जब उनको रूट काज पता चल गया तो उन्होंने भी मेरी बेहतरी के लिए काम किया। अब आपसे सवाल ये है कि क्या दोनों टीचर्स के रवैये में डिफरेंस था या नहीं था? एक वाले अगर सज़ा मज़ीद उसके ऊपर मुझे देते तो क्या मेरा वो मसला ख़त्म हो जाना था? नहीं, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा जब आप टीचर हैं तो बच्चा पहले मुस्कुराता था, अब संजीदा रहना शुरू हो गया है, बच्चे की सेहत गिर रही है, बच्चा किसी वजह से कोई इसको हरास कर रहा है, बच्चा किसी वजह से अपसेट है, किसी सोशल मामले की वजह से, घरेलू मामले की वजह से, किसी फाइनेंशियल मामले की वजह से, तो उसको पूरी काउंसलिंग देना ये भी टीचर का काम है। और अगर मुझसे पूछें कि टीचर की डेफिनेशन सिर्फ वो नहीं है कि जो किताबों को पढ़ा दे वो टीचर है। एक अच्छा टीचर अच्छा काउंसलर है, वो अच्छी काउंसलिंग देने वाला है, वो अच्छा साइकाइट्रिस्ट है, वो बच्चों की साइकी को समझने वाला है, वो अच्छा डॉक्टर है, बच्चों को रूहानी इलाज करने वाला है। वो जब इन सारी चीज़ों से मुज़य्यन है तो बहुत बेहतरीन टीचर है, और उस टीचर से निकलने वाले स्टूडेंट्स लाइफ में बड़ी अच्छी जगहों पे जाके अपना आउटपुट देते हैं। दूसरा वाक़या जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी की लाइफ का है। मुझे याद पड़ता है कि ये गालिबन 2010 की बात है। तो मेरी उस डिग्री के सब्जेक्ट के जो मेरे पेपर्स हो रहे थे, तो मेरी वालदा जी का इंतकाल हो गया अचानक इसलिए कह रहा हूँ कि हर बंदे का जो इंतकाल होता है वो अचानक ही होता है। बाज़ बंदे बीमार भी हों तब भी वो लगता यूँ ही है कि अचानक ही दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे उसमें दुख ये था कि मेरा 1 या 2 पेपर रह गए थे और वालदा जी मुझे बुला रही थी, और मैं इसी इंतज़ार में था कि मेरे पेपर्स ख़त्म होंगे तो मैं जाके उनसे मुलाकात करूँगा। अब
एक तो दुख उनके दुनिया से चले जाने का था, फिर ये हुआ कि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, ये ज़्यादा दुख था। तो मैं फिर घर में सबसे छोटा था, उनका लाडला था, मेरे साथ उनका एक जो रिलेशन था, इस वजह से मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा शिद्दत गम ने अपना घर कर लिया। दुनिया का कोई गम आज तक मेरे दिल में लंबे अरसे के लिए नहीं ठहरा। 2 या 3 ऐसे गम हैं जिनमें से एक गम का भी ज़िक्र कर रहा हूँ, चूँकि वो आज सेशन के मुतल्लिक़ है, बाकी फिर कभी इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे। कि मेरी वालदा जी के जाने का फिर मुझे यूँ दुख हुआ कि मैं अब क्लास में बैठा हुआ हूँ, तो उसी दुख में मैंने एक तो वापस आके एक जो पेपर था वो दिया, और उसके बाद से जब फिर मैं घर गया और उस जिस सफ़र में फौतगी हुई, वो इस सारी चीज़ ने मुझे मेरी जो नफ्सियात पे मज़ीद चूँकि सेंसिटिविटी थी, और जो भी स्टूडेंट जो आगे बढ़ना चाह रहा हो उसको जो कोई भी बैरियर आएगा वो परेशान होगा। तो अब इस सारे सिनेरियो में क्या हुआ कि 1-2 दफ़ा ये बहुत कम बंदों के साथ मेरा ये ज़िक्र हुआ कि एन पेपर के दौरान मेरा सारा जो याद किया हुआ था वो वाशअप हो गया। यानी मैं पेपर की तैयारी करके गया हूँ और मैं उसको पेपर अटैम्प्ट करने लगा हूँ, मगर क्या हुआ कि एकदम बिल्कुल मेरा जो है ना माइंड ब्लैंक हो गया और ऐसे लगा कि जैसे मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो इसी दौरान फिर जिसको कहते हैं कि मुझे यानी आई साइट का इशू हुआ, और उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि आई साइट का इशू है, कि मैं वाइट बोर्ड पे जो पढ़ रहा था उस पे मेरी कंसंट्रेशन नहीं हो रही थी। तो अब बताने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में तो आपको पता है कि हर टीचर की अपनी मसरूफियात हैं और रिसर्च में बिज़ी हैं, मगर वहाँ पे भी मुझे एक टीचर मिले, जब मैंने उनसे अपना ये मसला डिस्कस किया, बल्कि डिस्कस करते ज़ाहिर सी बात है वो एक गम था माँ जी का, तो मैं रो पड़ा उनके आगे और मैंने बताया कि सर मैं इस परेशानी में से गुज़र रहा हूँ और मैं इसको ओवरकम नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मुझे याद पड़ता है चूँकि मेरी वालदा जी की जो आखिरी जो वसीयत थी मुझे वो यही थी कि बेटे अपनी लाइफ में मेहनत करना। तो मुझे उन्होंने पूछते पूछते इस बात तक पहुंच गए, और वो मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मुझे कहा कि देखें बेटे, अगर आज आप समझते हैं कि आपकी वालदा को जिसकी रूह से खुशहाली होगी, खुश होंगी, वो यही है कि आप मेहनत करें, ओवरकम करें इस काम को, और अब इस दुख को आप अपने लिए बैरियर ना बनाएं किसी हवाले से, बल्कि इसको आप ले के चलें अगली लाइफ के लिए एक टार्च के तौर पे। और वही मैं अमार था, वही यूनिवर्सिटी थी, वही डिग्रीज़ थी, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे बड़े अच्छे ग्रेड्स भी आए। मगर क्या हुआ कि उस वक्त तक मुझे मसला नहीं समझ आ रहा था कि मेरी असल प्रॉब्लम क्या है। वो माइग्रेन का मसला है, मेरी मेमोरी लॉस का इशू है, मुझे जो शॉक लगा उसकी वजह से मसला है। तो उसमें जो वो टीचर थे उन्होंने मुझे अच्छी काउंसलिंग दी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो टीचर आप किसी लेवल के हैं, स्कूल में हैं, मदरसा में हैं, किसी टेक्निकल इदारे में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, जहाँ पे भी आपका जो रोल है वो बीइंग अ टीचर है, तो उसमें आपने अपने स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसकी कैरियर काउंसलिंग भी आपने करनी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आपने करनी है, सोशल डेवलपमेंट के लिए आपने तैयार करना है, उसको अदर देन स्टडी के जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी आपने तैयार करना है। तो लिहाजा अब आपका क्लास में से आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा बच्चा पढ़ाई के ऊपर सिर्फ फोकस किया हुआ है, जो ज़्यादा पढ़ाई की तरफ फोकस किया हुआ है उसको थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ लेके आना, जो बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको स्टडी की तरफ लेके आना, और बैलेंस रखना क्लास में। ठीक है, उनके अंदर ये शऊर डेवलप करना कि वो बच्चे आगे जाके माशरे के लिए एक अच्छा रोल प्ले करें, ये टीचर की ज़िम्मेदारी है। फिर इसी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना, अमीर का बच्चा उसके साथ और तरह की डीलिंग हो, गरीब का बच्चा उसके साथ और तरह की डीलिंग हो। फिर हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है जिसमें गरीब के लिए एक और निज़ाम तालीम है, अमीर के लिए एक और तरह के स्कूल हैं और एक और तरह के इदारे हैं, इसमें तो ऑलरेडी फर्दर डिवीजन करना और उसमें ये देखना कि कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको डील कर रहा है, तो आप उसको, जैसे यूनिवर्सिटी में जो इंटरनल एग्ज़ाम सिस्टम होता है उसमें जो बच्चों को भी एक गुर समझ आ जाता है। तो मुझे यहाँ पे याद पड़ता है कि वो एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि टीचर ख़ुद पेपर्स आउट कर देते थे, किसी को शौक़ है जी मुर्ग पालने का, बच्चे ने उनको मुर्ग दे दिया। ये यूनिवर्सिटी लाइफ का, आपको एक यूनिवर्सिटी का, पाकिस्तान की एक मशहूर यूनिवर्सिटी का वाक़या सुना रहा हूँ। तो ये टीचर के शोबे को बदनाम करने वाली बात है। इसी तरीके से आप फीमेल्स के स्टूडेंट के टीचर हैं तो उन पेरेंट्स ने आप पे ट्रस्ट करके बच्चियों को आपके पास भेजा है। ठीक है, उनकी
हर तरह की हिफाजत आपकी ज़िम्मा है। क्लास में उनको देखना और ख़ुद से भी ये ख्याल करना कि ये मैं इनका इस वक्त रूहानी वालिद की ज़िम्मेदारी पे हूँ। उनको एक अच्छे रिस्पेक्ट के माहौल में टीच करना, रिसर्च करना। इसमें हरेसमेंट के जो हमें वाक़यात मिलते हैं, तो ये फिर वो शोबा जिसकी मैंने कहा रिस्पेक्ट है, तो इसके ऊपर से भी लोगों का ईमान उठना शुरू हो जाएगा। लोग कहेंगे नहीं, अगर ये शोबा भी नहीं बचा तो फिर कौन सा शोबा है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए। ठीक है, तो अपने बच्चों को, अपने इदारों को इन चीज़ों से पाक रखना। फिर अपने प्रिंसिपल साहब के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप हो आपकी, बच्चे के वाले से पेरेंट्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप हो, बच्चे के साथ अच्छी रिलेशनशिप हो। स्कूल में ही उसको माशरे को साफ़ रखने की तालीम देना, उसको कामयाब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, स्टडी कैसे करनी है, पेपर की तैयारी कैसे करनी है, ये सारे का सारा बताना ये टीचर का काम है। और इसमें एक और चीज़ जो है वो ये है कि बहुत से बच्चे, वो लाजमी नहीं है पढ़ाई में हर बच्चा उसी लेवल का आपको आउटपुट देगा, मगर ये अब टीचर का काम है कि वो देखे कि ये बच्चा कहाँ और पे अच्छा आउटपुट दे सकता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो अपनी जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल एजुकेशन, जो रवायती एजुकेशन है, उसमें अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, मगर वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं। तो उनको काउंसलिंग देना, और इवन देन वो स्टूडेंट हैं तो उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, इसके लिए काउंसलिंग देना, ये बहुत बड़ा रोल टीचर का है। और यहाँ पे एक बात, बड़ी ख़ास बात है कि हमारे सोसाइटी में कलमिया पाया जाता है। दो चीज़ें बड़ी फुकदान का महसूस हुआ इस दौरान जब ख़ुद हम इन क्लासेस में थे, कि एक तो जो ख़ुद टीचर जिसने फ़िज़िक्स में गोल्ड मेडल लिया है, या जिसका कोई जानने वाला डॉक्टर है, या ख़ुद वो आगे उसी फील्ड में जाना, वो बच्चे को भी आगे वही मोटिवेट करेगा कि आप भी इसमें जाएं। ये एक गलत तर्ज़ अमल है। बच्चे के लिए क्या बेहतर है, ये वही बेहतर नहीं है जो आपके लिए बेहतर है। बच्चे को उस लेवल पे जाके सब्जेक्ट का जो चूज़ करना, और आगे जिसमें स्पेशलाइजेशन है, और आगे जिसमें उसने मास्टर्स करना है, उसको बताना उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उसके सरकमस्टांसिस के हिसाब से, ये टीचर की बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है। और इसी में एक और चीज़ आती है, वो ये कि बच्चे के अंदर उम्मीद डेवलप करना। बच्चे को खौफ, बेटा जी आप पेपर में आए नज़र, आपको पता चलेगा। बचपन से सुनते आए थे, शुरू में क्लास में जो फर्स्ट क्लास में होता था उसको कहते सेकंड में क्लास में आओगे तब पता चलेगा। फिर टीचर्स कहते थे बेटे कर लो छुट्टियाँ, ये कर लो वो कर लो। जब भी उसको डराना हो तो एग्ज़ाम्स को गोया क़यामत सुगरा बनाया होता था। इवन दैन जापान में तो जो एग्ज़ाम्स के दिन उनको क़यामत ही कहा जाता है। तो बच्चों के अंदर ये चीज़ें हमने डेवलप नहीं करनी, उनको खौफ दे के नहीं पढ़ाना, उनको मोटिवेशन के साथ, उनको उनके अंदर एक एनर्जी डेवलप करने। और अगर आपने कंपटीशन भी डेवलप करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि कंपटीशन डेवलप करते करते कहीं में उसको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की तरफ तो नहीं लेके जा रहा, कहीं में उसको ड्रग्स की यूजेज की तरफ तो नहीं लेके जा रहा। और ये सारे का सारा रोल एक टीचर के ऊपर है, उसकी जो हैबिट्स हैं उनके ऊपर नज़र रखना, वो किस तरह की कंपनी कर रहे हैं, और उनसे टीचर्स को, बाकी टीचर्स को, प्रिंसिपल साहब को या प्रिंसिपल साहिबा को और पेरेंट्स को आगाह करना, ये टीचर की ज़िम्मेदारी है। तो पता ये चला कि चाइल्ड डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो पेरेंट्स के बाद जो सबसे अहम रोल है वो टीचर का है, और स्कूल और कॉलेज के टीचर का है। जब बच्चे अभी इतने मैच्योर नहीं होते, यूनिवर्सिटी में जाके भी टीचर की एक अपनी अहमियत है, मगर अब थोड़े से बच्चे वो समझना शुरू हो जाते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अब टीचर ने उनको मोटिवेट करना है कि आपने कैसे अपनी लाइफ में कामयाब होना है। हमने पिछले सेशन में एक चीज़ डिस्कस की थी कि वो जो बच्चा उस अंदाज से पेपर की तैयारी कर रहा है, वो गोया ज़िंदगी के इम्तहानात की तैयारी कर रहा है। और यही चीज़ उसके अंदर एक सोच लाएगी कि कंसिस्टेंसी के साथ, तसलसल के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे कैसे बढ़ना है। फेलियर का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि किसी बंदे के अंदर स्किल्स नहीं हैं। दुनिया के जितने भी कामयाब आप लोग देखें उनके अंदर, और मुझे यहाँ पे मुमताज़ मुफ्ती साहब का एक कौल याद आ रहा है, वो अपनी किताब में लिखते हैं एक जगह पे कि साहिबो रुकावटें उसी के रास्ते में आती हैं जिसके पहुँच जाने का ख़तरा होता है। ये स्टूडेंट के लिए भी है कि अगर आपको कोई रुकावट आना शुरू हो गई है तो ये समझ जाएं कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको कहीं आगे लेके जाना चाहती है।
अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो उन रुकावटों को अबूर करके मंजिल के और आखिरी जो फिनिश पॉइंट होता है उसकी तरफ बढ़ता है। और अगर आपने उन रुकावटों को अपने लिए ख़तरा जाँ बना लिया तो फिर आप उधर ही रुक जाएंगे। इसी तरीके से अच्छा टीचर जो है उसने बच्चे को बताना है, बच्चे इस चीज़ से आपने रोक नहीं लेना, ये माशी मसाइल, ये घरेलू मसाइल, ये सोसाइटी के इश्यूज़, ये हेल्थ के इश्यूज़, बल्कि आपने बेटे आगे बढ़ना है। यही आपके लिए एक बढ़ने के लिए समझने की ये स्पीड ब्रेकर है। अगर आप देखें तो जब भी गाड़ी स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचती है तो आस्ता होती है, मगर जो ही स्पीड ब्रेकर क्रॉस करती है तो फिर एक नई स्पीड से वो मूव करती है। तो ये टीचर ने उसके अंदर ये सोच इंकलकेट करना और उसको एक डायरेक्शन में लेके जाना, ये टीचर का काम है। इदारों के जो सरबराहान हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों के अंदर एक हेल्थी इन्वायरमेंट को क्रिएट करें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं उसका चेक एंड बैलेंस रखना। बच्चे को अब ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी ऑनलाइन क्लासेस में, और ये वबा कितने अरसे तक रहती है, हर कोई दुआ गो है जल्दी इससे जान छूटे, मगर जैसे लग रहा है कि एक लंबा अरसा चलेगी, तो उस टाइम तक ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को ज़्यादा फोकस करना, ये ज़िम्मेदारी जो है ये टीचर्स की है। अब तीसरे और आखिरी हिस्से में जो मेन हमारा जो यूँ समझ लें कि इस सारे जिसके गिर्द ये सेशन घूम रहा है वो स्टूडेंट है कि उसने कामयाब स्टूडेंट कैसे बनना है। तो अब मैं मुखातब हूँ अपने उन स्टूडेंट से जो वाक़या ही अपनी स्टडीज़ में और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ में और दीगर जो लाइफ के जितने भी सेगमेंट्स हैं उसमें कामयाब इंसान बनना चाहते हैं। तो आपसे बड़ी दर्दमंदी से ये मेरी दरख्वास्त है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको सीखा ना जाए। माँ की पेट से हर कोई नहीं सीख के आता, बल्कि कोई भी नहीं सीख के आता। बहुत एक्सेप्शंस हैं जो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं या जिनके बारे में हम सुनते पढ़ते आए हैं, बाकी दुनिया ही आके उनको सिखाती है। दुनिया में उसके पेरेंट्स हैं, उसके टीचर्स हैं, उसके फ़ेलोज़ हैं। तो अब इसमें वो हम्माजेद किस्म का एक वर्क जो आपको करना है वो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसमें सबसे पहली जो बात है वही बात है कि अच्छा जो स्टूडेंट है वो अच्छा मुनज़्ज़म इंसान पहले होना चाहिए, उसका एक टाइम टेबल हो। और हमने डिस्कस किया पिछले सेशन में कि वो अपने टाइम टेबल को चाहे कि वो लेके चले, उसको सबसे बेहतर टूल है उसके लिए नमाज। इसी तरीके से उसका जो रेगुलर स्टडी करने की आदत डाले, वो जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ें, तसलसल के साथ पढ़ें और क्लासेस को मिस ना करें, बिला वजह अपने असातिज़ा के साथ बेअदबी ना करें, अपने टीचर्स की बात को संजीदगी से लें। अदर दैन सब्जेक्ट्स के बुक्स के अलावा उसकी जो हेल्पिंग बुक्स होती हैं उनकी अपने आप को, वो स्टूडेंट जो सिर्फ़ अपनी किताब में से बात लिखता है और उसी रटे रटाई बात को लिखता है, और एक वो स्टूडेंट है जो कई जगहों से पढ़ के और वो सारा वो नहीं लिखता बल्कि अपने जहन के साथ तरतीब दे के लिखता है, वो बच्चा टीचर को ज़्यादा पसंद आता है। तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है। फिर इसी तरीके से आप बहुत से स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि अच्छा स्टूडेंट तो वो बनना चाहते हैं मगर मेमोरी उनका साथ नहीं दे रही। इस मेमोरी को 3 तरीके से कवर अप किया जा सकता है। इसके रूहानी इलाज भी हैं, इसके कुछ दवाइयों के हिसाब से भी हैं और कुछ इसकी एक्सरसाइजेज़ भी हैं। रूहानी इलाज में तो सबसे बेस्ट चीज़ जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी देखी वो बावुज़ू रहना है। हमा वक्त बावुज़ू रहना नहीं तो कम से कम जो पढ़ाई का वो जो वक्त है, स्कूल जाते वक्त वज़ू कर लेना, या जब आप पढ़ने लगे हैं बावुज़ू बैठना। दुरूद व सलाम बहुत बड़ा ज़रिया है याददाश्त को इम्प्रूव करने का। और अगर एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करें तो वो एक ही वर्ड जिसके ऊपर एक कामयाब स्टूडेंट की जो शख्सियत की इमारत है वो बेस करती है, उसका नाम है कंसंट्रेशन, मुस्तकिल मजाजी। वो कंसंट्रेशन लेने के लिए दुरूद शरीफ और दुरूद व सलाम और कुरान पाक की तिलावत सबसे बेस्ट टूल्स हैं। बहुत सारे आपको इसके ऊपर जो वज़ाइफ देने वाले हैं वो आपको वज़ाइफ भी बता देते हैं। कंसंट्रेशन का मसला हो रहा हो तो तीसरा कलमा पढ़ने की कहा जाता है, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के लिए कहा जाता है। इसी तरीके से हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक शेर है, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। इसको बतौर वजीफ़ा पढ़ने का बताया जाता है, रब्बी ज़िदनी इल्मा
अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व शिफ़ा मिन कुल्लि दाइन, ये दुआ पढ़ने के लिए कहा जाता है। रब्बि इश्रह ली सदरी वाली दुआ आखिर तक आप इसको याद कर लें। तो जो भी आप इसमें, और एक बहुत शार्ट सा वजीफ़ा बताया जाता है, या अलीयु या अलीमु। और अगर आपको वसावस तंग करते हैं और कंसंट्रेशन नहीं रहने देते पढ़ाई में, तो या मुहैमिनु का एक जो वजीफ़ा है वो बताया जाता है। मैं तो चूँकि इस पोजीशन पे नहीं हूँ, जिन लोगों ने ज़िंदगी में जो मुकाम रखते हैं आगे वज़ाइफ देने वाले, ये उनकी तालीमात आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये इसका रूहानी इलाज है, मेमोरी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मुस्तकिल मिजाजी के लिए। अब इसकी एक्सरसाइज़ हैं। इसकी एक्सरसाइज़ में जैसे रुकू की हालत में अपना जो आपका दाएं पाँव का जो अंगूठा है, इसको गौर से देखते रहना, या दीवार पे कोई चीज़ लफ्ज़ अल्लाह लिख के उसको गौर से देखते रहना, ये कंसंट्रेशन की अलामत है। आज के स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्शन के बेशुमार वसाइल हैं, टेलीविज़न से लेके, मोबाइल से लेके। बड़े बड़े अच्छे रिसर्चर्स को कहा जाता है कि जब आप रिसर्च करें तो अपने मोबाइल को साइड पे रख दें। बाज़ औक़ात कोई एक आवाज़ उनकी सारी डिस्ट्रैक्शन जो है वो उसका मूजब बन सकती है। तो एक्सरसाइज़ में जैसे मैंने आपको बताया है कि माइंड साइंसेस में जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको बेशुमार मिल जाएंगी जो कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं। योगा की एक्सरसाइज़ हैं, वॉक है, मॉर्निंग वॉक है। और इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ है कि माइंड के जो डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं उनसे अपने आप को दूर रखना, ये बड़ा ज़रूरी है। इस उम्र में ज़्यादा हमला होता है बंदे पे बुरी सोबतों का, शयातीन का। तो अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ आगे मूव ऑन करना। बाज़ बच्चों की ये ज़िम्मेदारी उनको लगानी चाहिए पेरेंट्स की तरफ से और ख़ुद स्टूडेंट को, कि लेट नाइट जाग के पढ़ना आपकी जो मेंटल हेल्थ है इसको डिस्टर्ब करेगी। अच्छी जो आपकी मेमोरी, जिसके लिए माहिरीन तालीम जो लिखते हैं कि वो आपको सुबह के टाइम मिलेगी, रात को अर्ली सो जाना और जल्दी जाग के सुबह पढ़ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है स्टूडेंट लाइफ में। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें तो याद करके लिखना, इससे आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव जो है वो इम्प्रूवमेंट लाएंगी। और इसी में आपकी आती है हेडिंग्स बनाना चीज़ों की। और इसी तरीके से अगर हम बात करें, आप पेपर में या क्लास में जैसे स्ट्रेस या डिप्रेशन या किसी वजह से आप पे घबराहट का आलम हो गया, पेपर के दौरान भी हो जाता है, तो इसमें माहिरीन तालीम ये कहते हैं कि लंबे लंबे सांस लेना और मुंह के ज़रिए सांस लेके या नाक के ज़रिए लेके मुंह के ज़रिए निकालना, या मुंह के ज़रिए लेके नाक के ज़रिए निकालना, इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन का क्या होगा, जब ये आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो इससे ऑक्सीजन जो है आपके दिमाग की तरफ जाएगी। और अच्छी ऑक्सीजन का टाइम सुबह होता है, उस वक्त ये एक्सरसाइज की जाए, आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लिए जाएं, तो फ्रेश ऑक्सीजन आपकी जो है वो दिमाग और फेफड़ों को मिलेगी। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसी तरीके से वॉक है, एक्सरसाइज है। पेपर अटैम्प्ट करने की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम कुछ चीज़ें हैं जिनका लाजमी तौर पे ज़िक्र करना चाहेंगे कि पेपर जब आपने अटैम्प्ट करना है, ज़ाहिर सी बात है उससे पहले उसकी तैयारी है। इसमें कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, उसको हम ज़रूर जो है वो डिस्कस करना चाहेंगे कि सबसे पहले पढ़ाई को कैसे आपने करना है। आप जिन हिस्सों को मुश्किल समझते हैं, जो स्टूडेंट जिसको मुश्किल लगे वो ये समझे कि मुझे आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिल गया है, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको अपने ऊपर सवार नहीं करना, बल्कि उसको आपने चैलेंज लेके उसको लेके चलना है। फिर सरसरी मुताले से परहेज़ करना है और जो भी पढ़ें उसको ज़हनशीन करें। लिखने की मशक हमने बात की और क़ुव्वत हाफ़ज़ा के ऊपर बात की। इसी तरीके से अब हम अज़ीज़ स्टूडेंट्स उन चीज़ों की बात करते हैं, इसमें तलबा और तालिबात आप दोनों शामिल हैं, कि वो कुछ रज़ाइल अखलाक जो बच्चे की स्टडी के दौरान उसकी कंसंट्रेशन को लूज़ करते हैं, हम उनका कुछ ज़िक्र कर लें, जिसमें सुस्ती और कायली है, गुरूर और तकब्बुर है, बुरी सोबत है, अदम दिलचस्पी है, अदम तजस्सुस है, और किसी चीज़ से ज़्यादा जो है वो किसी चीज़ का ज़्यादा असर ले लेना है, बेमकसदियत है, शऊर नहीं है चीज़ों का।
तो इन सारी चीज़ों के को ज़ाहिर सी बात है जो महासन अखलाक है उनके साथ, इनका तवाज़ो के साथ, सच्चाई के साथ, खुलूस नीयत के साथ, मुसलसल मेहनत के साथ इनके साथ मुकाबला किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम इम्तहानात की बात करें तो वो स्कूल लेवल के हैं, मुकाबले के इम्तहानात हैं, वाइवा है, आपका यूँ समझ लें कि प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं। इन सारी जगहों पे किसी भी जगह पे भी बग़ैर तैयारी के जाएंगे तो आपको सुबकी होगी, आपको परेशानी का सामना होगा। और जो इम्तहान में कामयाबी होती है, याद रखिए, उसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स कामयाबी नहीं लेते कि जिनको सारा सिलेबस आता हो, बल्कि इसमें उनकी अच्छी राइटिंग शामिल है, इसमें वो पेपर अटैम्प्ट कैसे कर रहे हैं, उनका राइटिंग स्टाइल कैसा है, उनकी राइटिंग कैसे है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इसी तरीके से तवाज़ुन के साथ बड़ी ख़ास बात ये होती है कि स्टूडेंट्स एक ही सवाल को इतना ज़्यादा लंबा खींच देते हैं उसके जवाब को कि बाकी आखिर पे टाइम नहीं बचता वो सारे जवाब। तो पहले इसकी प्रैक्टिस हो, 3 घंटे के दौरान इतने क्वेश्चंस हों, उसमें से सबसे अच्छा पहले अटैम्प्ट करने की आदत डाली हो, फिर उससे बुरा, फिर उससे बुरा, और आखिर पे जो आपका सवाल हो, जो अगर आपको खुदा ना खास्ता सबसे बुरा आप समझें, अगर आपने उसको पहला छेड़ दिया तो एग्ज़ामिनर के ऊपर जो आपका इंप्रेशन है, वो कहते हैं फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपने उसको अपना इंप्रेशन दे दिया कि मैं एक डल स्टूडेंट हूँ, नालायक स्टूडेंट हूँ, तो वो उस कंसंट्रेशन और उसी सोच के साथ वो आपके बकिया पेपर को चेक करेगा। तो इसी तरीके से जब आपकी इम्तहानात की जो तैयारी है उसके ऊपर आपने याद रखना है कि इसको जब हमने कहा साथ साथ पढ़ेंगे, फिर इसमें से कुछ अहम हिस्से होते हैं जिनको आपको डन श्योर होता है कि ये पूछा जा सकता है। और जितने भी माहिरीन तालीम है जो तालीमी फ़लसफ़ा के ऊपर बात करते हैं, या जो पाकिस्तान के डिफरेंट जो माहिरीन तालीम हैं, जो उनकी थ्योरीज़ हैं, वो यही बताती हैं कि अच्छे स्टूडेंट के लिए मुअद्दब होने से लेके, रेगुलर होने से लेके, यूँ समझ लें कि वो एक हमाजहत किस्म की उसकी एक ड्यूटी होती है। तो अच्छे टीचर्स फिर उसको क्या करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट को एक्स्ट्रा कोचिंग भी देते हैं, क्लास से हट के भी कुछ वो पूछना चाह रहा है और एक बच्चा ज़्यादा तवज्जो से पढ़ के आ रहा है तो टीचर उसके साथ ऑब्वियसली बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत ज़्यादा फोकस करेंगे, और ये टीचर ही होता है कि जो आपको बुलंदियों तक लेके जाता है। तो अब कुछ मज़ीद अहम उमूर हैं जिनका हम थोड़ा सा हल्का हल्का ज़िक्र करके आगे बढ़ते हैं कि अपनी उस कामयाबी के साथ आपका एक वालिहानापन हो, इश्क हो अपने उस इरादे के साथ। तो मेरा ख़्याल है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल सर इसमें आपकी शादियां भी मिस होंगी, जैसे मैंने ज़िक्र किया, इसमें अपने प्यारों की फौतगियाँ भी देखनी पड़ती हैं, भूखें भी। और इल्म नूर ही तब बनता है जब वो भूख में से गुज़रता है, जब वो परदेश की सख्तियाँ देखता है, जब वो माशी मसाइल को देखता है। वो इल्म जो एसी के कमरे में बैठ के होता है या जिसमें आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, उस इल्म से ज़्यादा जो तंगियों के रस्तों में से गुज़रा है वो इल्म नूर बनता है। और नूर वाला इल्म ही इंसान को जो किताबी इल्म से आगे, और जिसको इल्म लदुन्नी की तरफ और इल्म नाफ़े की तरफ इशारा करते हैं मारीन तालीम और हमारे जितने भी रूहानी असातिज़ा होते हैं, वो कहते हैं कि ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये सीना ब सीना और हर बंदे की जो उसकी 24 घंटे के मामलात हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फिर इस तरीके से सबसे पहले अपने आप को समझना कि आप क्या हैं, आप क्या अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं, पहले किस जगह पे आपकी कमज़ोरी है उसके ऊपर मेहनत करना, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देना जो आपको मुश्किल, मसलन आम तौर पे कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स मुश्किल लगते हैं और वो उससे नज़रें चुराना शुरू कर देते हैं। जो आज के बाद आपको सब्जेक्ट मुश्किल लगे, आपने पूरी हिम्मत के साथ उसी सब्जेक्ट के लिए जो है वो मेहनत करनी है। इसमें मुझे याद पड़ता है कि मैट्रिक के दौरान हमें एक माहिर तालीम आए, उन्होंने अपना एक बुकलेट दिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, जिसमें एक बात ये भी थी कि जो ख़ुद एतमादी है ये बड़ी ज़रूरी है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स भी ना हो और बेहद खुद एतमादी भी ना हो। तो इसके कहीं दो दरमियान में जो तवाज़ुन का जो इतदाल का रास्ता है, रात को लेटने से पहले अपने आप को ये जुमले दोहरा के सुना कि इंशाल्लाह मैं कर लूँगा, अल्लाह ताला की मदद मेरे साथ है। इसमें आपको ये इल्म चूँकि ऐसा रास्ता है, अब वो स्टूडेंट जो बावुज़ू होके निकलता है, असातिज़ा का अदब करता है और इल्म लेके उसको फरीज़े के तौर पे लेके चलता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फिर रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं।
उन रुकावटों का मुकाबला करना, उनसे परेशान नहीं होना, ये एक अच्छे स्टूडेंट की अलामत है। और फिर सारी चीज़ आती है कि आपका ज़हनी और जिस्मानी सुकून हो। उसके लिए मैंने बताया जिस्मानी सुकून के लिए आपकी एज के हिसाब से जो एक्सरसाइजेज़ हैं, जो गेम्स हैं, उनको देखा जाए। ज़हनी सुकून के लिए खुदा न खास्ता नशों की जो वो सहारा ना लिया जाए। एक्सरसाइजेज़ हैं, कंपनी है, अच्छा सॉफ्ट कलाम है, सुना जाए, पढ़ा जाए, सब्ज़ा को देखा जाए, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल किया जाए। और इसी तरीके से ज़हनी सुकून के लिए तिलावत कुरान पाक से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है जो आपको सुकून देगी। अच्छे अच्छे लोगों की कंपनी में बैठना, अपना अच्छा तासुर कायम करना सोसाइटी के अंदर, क्लास के अंदर, और कभी भी अपने आप को गुरूर की तरफ नहीं लेके जाना। इसमें हज़रत मियाँ मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा लेसन है। आप फरमाते हैं कि पढ़ने दा ना मान करी तू ते ना आँखी में पढ़िया, ओ जब्बार सतार कहावे मता रोड़ छड़ी दुध कड़िया। इसका मफ़हूम यह है, वो कहते हैं कि कभी भी अपने आप के लायक होने का, मेहनती होने का, ज़हीन और फ़तीन होने का घुमंड ना करना, और ना ही लोगों के ऊपर इसका रौब जमाना। बाज़ बंदों को कुछ अरसे के बाद इल्म सर पे भी चढ़ जाता है। वो हर एक को शो करते हैं कि हमारे अंदर इल्मियत है, हम कामयाब स्टूडेंट हैं। हमने जिसके अंदर ये चीज़ होगी, उस दूसरे मिसरे में कहते हैं कि वो मालिक है जिसने ये ख़जाना दिया है, लेने पे भी वो कुदरत रखता है। तो इस चीज़ को आजी के साथ लेके चलेंगे तो अल्लाह ताला इस नूर को बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। और जो शेर मैंने पढ़ा बतौर वजीफ़ा के दरस्तुल इल्मा, उसका मफ़हूम भी यही है कि अपनी शान कुतुबियत जो है उसका इशारा अपने इल्म की तरफ कर रहे हैं। और साथ ही दूसरे मिसरे में बताते हैं कि हाँ, ये सादत है, और सादत मैंने कहाँ से पाई है, वो आकाओं के आका से। तो अपनी उस लाइफ में आजी के साथ इस नूर की हिफाजत करना, ये आगे फर्दर लाइफ में आपको डेवलप करने में मदद करेगी। अपने इल्म में इजाफ़ा करते जाना, उसके लिए दुआ करते रहना, वालिदैन की दुआएं लेना, पेरेंट्स की, सोसाइटी की। वो स्टूडेंट्स जो दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं वो ज़िंदगी में बहुत आगे चले जाते हैं। वो रवायती एजुकेशन जो उनको नहीं दे पाती आम स्टूडेंट्स को, वो चीज़ें उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आखिरी हिस्से में कि आपकी जो कंसंट्रेशन है या जो आपकी कुव्वत फ़ैसला है, ये इसको डिस्टर्ब करती हैं डिस्ट्रैक्शंस मुख्तलिफ़ किस्म की, उनसे दिलजमी से मुकाबला करना ये बड़ा ज़रूरी है। और फिर अपने मुताला को वसी करना। इंटरनेट पे आज बेशुमार रिसोर्सेज़ हैं, बुक्स हैं, लाइब्रेरीज़ में जाना, एक्स्ट्रा किताबें पढ़ना। और जब आपके पास इम्तहान सर पे आ जाएं तो अपने आप को, अगर खुदा न खास्ता आपने शुरू के टाइम में नहीं पढ़ा, तो आप अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेके जाना, बल्कि उस टाइम को भी यूटिलाइज़ करना कि ठीक है मैंने नहीं पढ़ा लेकिन अब इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगा। और जवान मर्दी के साथ, हिम्मत के साथ, बग़ैर किसी स्ट्रेस में गए हुए मुकाबला करना, ये अच्छा स्टूडेंट होने की अलामत है। और उससे भी अच्छा ये है कि साल के शुरू में आप पढ़ते रहें। और इसी तरीके से अगर हम कैमरा इम्तहान की बात करें तो उसमें कोशिश करें अपना मोबाइल फ़ोन या ऐसी कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ जो है वो उसको स्विच ऑफ कर दें, या बेशुमार जगहों पे आप साथ लेके जाने की इजाज़त नहीं होती। तो हर अपनी जो आपने खुशबू को इतनी तेज़ ना लगाई हो जो बाकी स्टूडेंट्स को या आपको डिस्टर्ब कर रही हो। बावुज़ू हो के जाएँ, गुस्ल करके जाएँ, अच्छा लिबास पहन के जाएँ, और आसान और अच्छा सवाल सबसे पहले अटैम्प्ट करें। बग़ैर किसी ज़रूरत के आगे पीछे ना देखें, बग़ैर किसी वजह के बिला वजह एग्ज़ामिनर से क्वेश्चंस ना करें, और किसी नाजायज़ जो ज़राए होते हैं नकल के, उनको यूटिलाइज़ ना किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पेपर अटैम्प्ट करने के बाद उस पर नज़र षानी ज़रूर करें। बहुत सारी गलतियाँ आपको अपने ही पढ़ने के साथ जो है वो मिल जाएंगी। जल्दबाजी ना करें, फ़ौरी पेपर उठ के ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश ना करें कि मैं सबसे पहले उठा। नहीं, आपने अपना पूरा ड्यू टाइम देना है। और इसमें मुकाबले के जो इम्तहानात की तैयारी, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जब बार बार अटैम्प्ट करते हैं वो हिम्मत हार जाते हैं। एक एग्ज़ाम के बारे में कहा जाता है कि या तो बंदा अटैम्प्ट कर लेता है या मेंटल हो जाता है। इस रवैये से अपने आप को महफूज करना। और एक बात याद रखिए, हर फील्ड, हर तालीम, हर शोबा हर स्टूडेंट के लिए नहीं है।
आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, अपना स्वॉट एनालिसिस करना कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, मुझे थ्रेट्स क्या क्या हैं, मेरे पास प्लस पॉइंट्स एडवांटेजेस क्या हैं, मेरे पास बैरियर्स क्या हैं, उसके अंदर रहते हुए अपने टीचर्स के साथ कंसल्टेशन करना और फिर उसमें अपना जो एजुकेशनल सिस्टम है जिसके अंदर हम रह रहे हैं उसके अंदर रहते हुए अपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए मूव ऑन करना और उसके मुताबिक अपने आप को ज़ाते खुद कभी आपको दिल करेगा कि मैं सीए कर लूँ, मैं सीएसएस कर लूँ, मैं एमबीबीएस कर लूँ, मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, मैं एमबीए का कोई हाई लेवल की जो डिग्री है हाई स्पेशलाइजेशन के साथ बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से कर लूँ, ज़रूर ये जज्बा आना चाहिए। मगर जो आपके लिए बेस्ट है वही बेस्ट है। और यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, बहुत से लोग हमारे माशरे का एक मसला भी है कि हम बंदों में नाउमीदी बहुत क्रिएट करते हैं। आपने किसी जगह पे एडमिशन ले लिया और आपको 10 बंदे कह रहे हैं कि आपने गलत किया, अब लेने से पहले आपका जो फोकल पॉइंट है कि कंसल्टेशन करें, सोचें, मशवरा करें। मगर अब जब आपने एडमिशन ले लिया तो अब आपका काम बनता है उसी को कंटिन्यू करें, उसी में। अब मुझसे एक दफ़ा किसी जगह पे हम मौजूद थे तो मुझसे पूछा किसी वालिद ने कि मेरे बेटे के लिए कौन सी फील्ड अच्छी है। मैंने कहा जी बेटा क्या करना चाहता है? उन्होंने कहा ये करना चाहता है। मैंने कहा बस इसी का स्कोप है। जो बच्चा जिस फील्ड में ख़ुद इंटरेस्ट रखता है और उसमें मेहनत करना चाहता है उसी में उसका स्कोप है। कहने को आप उसको जो भी कह दें मगर कल वो उसको कर ना सके। इसी तरीके से वालिदैन की अपनी विश क्या है ये नहीं देखना, उसको बच्चों की स्किल्स के मुताबिक, उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको लेके चलना, ये बड़ी ज़िम्मेदारी है। फिर इसी तरीके से अपना और आपका जो टीचर के साथ जो एक राब्ता है वो ज़रूर रहना चाहिए। उसमें कंसल्टेशन भी हो, उसमें उनके साथ मुशावरत भी हो, जो मसाइल आते हैं उनके साथ डिस्कस भी करें। तो फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं कि आपके अंदर मसलन आधे सर के दर्द की बात की तो इसमें मुझे याद पड़ता है कि जो हुक्मा हैं वो सरसों के तेल की मालिश रिकमेंड करते हैं। मुसलसल पढ़ते रहने की वजह से बाज़ औक़ात खुश्की का हमला हो जाता है। बादाम का यूज़ है। इसी तरीके से फल, इनका फ्रूट्स का इस्तेमाल करना, नेचुरल जो डाइट्स हैं उनसे शुगर को, निकोटीन को कवर करने की कोशिश करना और जो आपकी सलाहियतें हैं उनको समझे कि मज़ीद निखरें। अपना डेली बेसिस पे अपना एनालिसिस करना, हेल्थ का एनालिसिस करना, अपनी फ़िज़िकल डेवलपमेंट का एनालिसिस करना और आप में क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी मज़ीद डेवलप की जा सकती हैं उनका एनालिसिस करना। ये बेटे आपकी ज़िम्मेदारी है। और जो मेरी उम्र के हैं या जो बड़े हैं वो मेरे भाई हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, इस माशरे की, इस कौम के बेटे और बेटियां हैं। उनसे मेरी ये इल्तिजा है कि आपने ही कल जाके अच्छे प्रोफेशंस में जाके अच्छे लीडर बनना है। अगर आज आप एक सक्सेसफुल इंसान होने का सोच रहे हैं तो अपनी स्टूडेंट लाइफ को एक ऑर्डिनरी लाइफ ना लें। और यहाँ पे एक बड़ी ख़ास बात कि बेशुमार स्टूडेंट्स जो हमारी एज के हैं वो अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं रख पाते, बेरोज़गारी की वजह से, माशी मसाइल की वजह से। ऐसा क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है? पहली बात इस पे शुक्र अदा करना। वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, मगर उनके लिए कल कुछ काविश कर सकना, उनके लिए कुछ मोटिवेशन का सबब बन जाना, ये आपका सोच होनी चाहिए। लोगों में जॉब्स की सर्कुलेशन करना, स्कॉलरशिप्स का बताना उनको, ये आपके अंदर एक जज्बा होना। और सेल्फ़लेस जो इंसान होता है और जो बांट के और दिए में से दिए का जो कंसेप्ट है, उसमें से देने का जो कंसेप्ट है, ये इंसान को बहुत ऊपर ले जाता है। हमारे साथ ही वो लोग होते हैं रहते हुए, मगर हमें बाद में जब हम 70 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में पता चलता कि था तो हमारा क्लास फेलो, लेकिन ये तो आज वासिफ़ अली वासिफ़ बन गया है, ये अशफाक अहमद बन गया है, ये बानो कुदसिया बन गई हैं। तो ये कुछ डिफरेंस होता है उनके अंदर। कुछ उनके पेरेंट्स का रोल होता है, कुछ उनके टीचर्स का रोल होता है और बहुत सा रोल उनका अपना होता है जो उन्होंने समथिंग एक्स्ट्रा किया है। और अल्लाह ताला जिसकी जो मेहनत है, याद रखिए, वो कभी ज़ाया नहीं करता। वो आज आपने कुछ मेहनत की है, किसी ज़माने में आपके इंशाल्लाह ज़रूर काम आएगी। तो इसी तरीके से
हम इसको वाइंड अप की तरफ लेके जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद अल्लाह के हुजूर दुआ का जो रिश्ता है, मुझे याद पड़ता है FSC में मुझे उस वक्त एक जुनून की हद तक था कि मैं CA करूं। तो इवन देन बाद में मुझे फ़ील हुआ कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि FSC का फ़ैसला भी एक गलत फ़ैसला था, जो बाद में जितनी मेरी एजुकेशन हुई, मगर चूँकि वही बात मैंने कही, किसी ऐसे बंदे का मशवरा था जिनकी अपनी प्री इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स थे, उन्होंने रिकमेंड किया, जो मेरे घर वाले थे, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप भी यही करें। तो मैं ये समझता हूँ कि उस दौरान जब मुझे फिर CA का शौक़ हुआ कि मैंने CA करना है, तो उस वक्त मुझे मेरे क्लास फेलो के एक भाई थे, हम अपने जो हमारा सिटी है वहाँ पे हम उनके घर थे, तो चाय के मेज़ पे जब बात हो रही थी तो मुझे कहने लगे कि 2 बातें याद रखिएगा। कहने लगे कि CA में मेरा 3 बातों पे बड़ा ईमान हुआ है। पहली चीज़ कहता जी, मुझे CA करवाने के लिए मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ लाहौर शिफ्ट हुई, एक चीज़। दूसरी चीज़ उसने कहा जी, मुझे पहली दफ़ा पता चला कि हाँ, दुआएं वाकई काम करती हैं। और तीसरी चीज़ उसने कहा कि अगर कोई बंदा ये कर सकता है, वाई नॉट यू। तो याद रखें कि अगर दुनिया में और पड़ोसी मुल्क में या किसी जगह पे भी या किसी और रिलीजन के लोग अगर कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से सारी मेहनत करके अल्लाह के हुजूर आजी का एक रिश्ता बनाना और अल्लाह से इल्म नाफ़े मांगना, इल्म में कामयाबी मांगना और बड़ों से दुआएं लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद कि याद रखिए कि लाजमी नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता आप एक क्लास में, ये जो सम अप कर रहा हूँ जिस चीज़ के अंदर, कि अपने आप को मायूसी का, ख़ुदकुशी की तरफ नहीं लेके जाना, ड्रग्स की तरफ नहीं लेके जाना, बुरी कंपनी की तरफ नहीं लेके जाना। खुदा न खास्ता आपका मैट्रिक में आपने सोचा था मैं बोर्ड टॉप करूँगा, आप नहीं कर सके, तो इसको अपनी ज़िंदगी मौत का फ़ैसला नहीं कर लेना इसके ऊपर, बल्कि एक स्टेप था। मे बी इससे आगे जो फेज़ आ रहा है उसके लिए अल्लाह ताला ने इसमें फेलियर देना आपको। और बाज़ औक़ात हर बंदा चाहता है मैं कामयाब हूँ, मुझे कामयाबी मिले, हमारा पूरा सेशन सक्सेसफुल स्टूडेंट के ऊपर है, मगर बाज़ औक़ात तकदीर उसको हारना सिखा रही होती है। मुसलसल जीत रहे थे तब भी तो वही खुदा था, और अब अगर किसी वजह से आपके अंदर कोई बैरियर आ गया, कोई मसला आ गया, कोई तकदीर का इशू आ गया, तो उसको डिप्रेशन का खुदा न खास्ता मसला नहीं बना लेना, बल्कि ये समझना है कि हाँ, इसी फेलियर के अंदर मेरी अगली कामयाबी का राज है। और वो स्टूडेंट समझ रहा होता है कि क्या राज है, उसके ऊपर वो अगर उसके अंदर डीपली जाके देखे, उसको वो राज मिल जाएगा। तो याद रखें कि सारी की सारी जो सूरत हाल है वो यकीन के ऊपर है। अमले पैहम यकीन महकम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जहाद ज़िंदगानी में हैं यही मर्दों की शमशीरें। मर्दान खुदा जो इन रस्तों के मुसाफिर हैं, उनको याद रखना है कि मुसलसल अमल चाहिए होगा, यकीन महकम चाहिए होगा। और इस वाक़े के साथ आज का सेशन में ख़त्म कर रहा हूँ कि यकीन किस चीज़ का नाम है। यकीन इस चीज़ का नाम है कि मुझे कामयाबियाँ देने वाली ज़ात भी अल्लाह की है, और अगर खुदा न खास्ता फेलियर भी आ जाता है तो इसका अब मैं अपनी लाइफ का फ़ैसला करने वाला मैं नहीं हूँ। आपसे कुछ फ़ैसला नहीं हो रहा, नमाज इस्तिखारा कर लें, लोगों से मशवरा कर लें, और फिर भी समझ नहीं आ रही, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करके उस में कूद जाएँ। आगे अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ज़रूर आपको उसमें से नवाजेगी। और याद रखिए, बड़े से बड़ी शख्सियात भी, कोई अगर स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठ के पढ़ता रहा है, कोई बीमारियों के साथ लेके अपने आप को चलता रहा है, कोई गुर्बत के साथ चलता रहा है, तो वही लोग जाके आगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। गरीब पैदा होना या अनसक्सेसफुल होना ये बुरी बात नहीं है, मगर इसके साथ अपना एंड करना ये आपके अख्तियार में है, ये बुरी बात है। अपने आप को सक्सेसफुल एंड की तरफ लेके जाना ये हमारा काम है। तो लिहाजा वो वाक़या मुझे याद पड़ रहा है यकीन के ऊपर, जहाँ पे बात हो रही थी। मुझे ये स्कूल में हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बताया कि यकीन किस चीज़ का नाम है। तो
जैसे आजकल कोरोना की वबा चल रही है और हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई अपने अजीज़ व कारब में से सोशल मीडिया पे देखें आपको फौतगियों की इतलाएँ मिल रही हैं और एक अजीब सा माहौल है जो हर दूसरा बंदा जो है ना आपको उसमें बेयकीनी की कैफियत में नज़र आएगा। तो बात यह है जी कि जिस दिन हमने जाना है दुनिया से उस पे यकीन होना चाहिए और वो हम जहाँ पे भी होंगे वो हमारा लम्हा आ जाएगा। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि इस ज़िंदगी की हिफाजत इस अंदाज से कोई हराम की मौत की तरफ ना जाएं, कोई बेहतियाती ना की जाए अपनी तरफ से। तो यकीन के वाक़े के ऊपर उन्होंने मुझे बताया कि किसी जगह पे एक कोई बंदा था, वो बेयकीनी की कैफियत में था और वो स्टूडेंट लाइफ में था। कोई भी एक फ़न था जिसका वो तालीम हासिल कर रहा था। उसके टीचर ने ये फ़ील किया कि मेरे स्टूडेंट के अंदर बाकी सारा कुछ तो है मगर बेयकीनी है, तो ये कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं होगा जब तक इसके अंदर यकीन ना आ जाए। तो उसने अपने टीचर से पूछा कि बताइए कि मैं यकीन की दौलत कैसे हासिल कर सकता हूँ। आपने कहा कि इसका जवाब आप लेने के लिए फ़लाँ जगह पे चले जाएं, वहाँ पे मेरे टीचर हैं वो आपको बताएंगे। वो एक जगह पे गया, देखा कि एक दरख्त के नीचे एक बढ़ई बैठा है और आगे उस जगह पे बहुत सारे दरख्त हैं और वो लकड़ी की मुख्तलिफ़ किस्म की फटियाँ तैयार कर रहा है। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि हज़रत मैं आपके पास एक सवाल लेके आया हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे फ़लाँ साहब ने भेजा है। आपने कहा कि अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं ये तैयार कर रहा हूँ, इस वजह से तैयार कर रहा हूँ कि वो सामने दरख्त पे देख रहे हो कुछ अफराद चढ़े, उनमें से कोई गिरेगा और उसकी हड्डी टूटेगी और वो फिर जब किसी हकीम के पास जाएगा तो उसको फटियों की ज़रूरत पड़ेगी और वो मेरे पास से लेके जाएगा। वही ऐसे ही हुआ, कुछ देर के बाद वहाँ से एक नौजवान गिरा, उसके बाजू की हड्डी टूट गई। तो अब वो जो स्टूडेंट जो सवाल लेके गया था वो मज़ीद परेशान हो गया। वो उलझने लगा कि अगर आपको ये पता था कि उसने गिर जाना है तो आपने उसको रोका क्यों नहीं। अच्छा, अब ये तरबियत का सामान देखें। उन्होंने कहा अच्छा इसका जवाब लेने के लिए आपको फ़लाँ जगह पे जाना पड़ेगा। ये यानी पुराने वक्तों की बात है कि जो लोग तजस्सुस के लिए बढ़ते थे, तरबियत के लिए जाते थे, जो तलबा होते थे। अब जब वो गया तो उसको बताया गया जी कि समंदर के किनारे वहाँ पे एक साहिब बैठे होंगे, तो आपने जो है वो उनसे ये सवाल करना है। जब वो गया उसने कहा जी कि मैं वही सारा बताया गया, फ़लाँ टीचर थे, उन्होंने फ़लाँ के पास भेजा, तो वहाँ पे तो मेरा और ही एक नया मसला खुल गया, तो अब मैं आपके पास आया हूँ, आप ज़रा बताएं कि मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। तो आपने कहा कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, ये जो बहरी जहाज़ तुम देख रहे हो इसको रवाना होना है, तो अभी इसमें से जो है वो बेसिकली लकड़ी के साथ ये जो ताबूत होते हैं, ये जो इसके अंदर लाश को रखते हैं, डेड बॉडी को, वो बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये डूबेंगे तो इनमें से जब ये डेड बॉडीज़ बाहर आएंगी तो इसके लिए इनको ये ताबूत चाहिए होंगे, तो मैं ये बना रहा हूँ और ये इस इस्तेमाल में आएंगे। अब थोड़ी देर बाद वही हुआ, बहरी जहाज़ किसी वजह से टकराया किसी दूसरी जहाज़ के साथ या जो भी मसला हुआ, वो बंदे गिरे। जब डेड बॉडीज़ बाहर आई तो वो लोग उनके पास आए जी कि हज़रत हमें, वो जो पहले 2 स्टेजेस का सवाल लेके आया था अब उसका मज़ीद इज़्तिराब बढ़ गया। तो वो उसको कहने लगे कि हज़रत मैं तो पहली 2 जगहों का सवाल लेके आया था, तो आपने तो मज़ीद एक वहाँ पे तो एक बंदे की हड्डी टूट के उस पे मैं परेशान था, अब तो यहाँ पे जानू का मसला है। तो वो चूँकि पहले भी जो सामने बैठे थे वो समझते थे कि इसको जो मेरे पास वो भेजा है इसका मतलब है कि इसका जो मसला है वो इस लेवल का है कि जो मेरे स्टूडेंट फिर उसके स्टूडेंट यहाँ तक ही आया है। उन्होंने तरबियत के लिए उससे कहा अच्छा अगर ये बात है, तुम ये समझते हो कि इतनी सारी जानों को मैं बचा सकता, चलो मैं आज तुम्हें ये कहता हूँ कि इतने दिनों के बाद तुमने मर जाना है। अब यकीन किस चीज़ का नाम है, आप ये ज़रा ये देखिए। तो हुआ यूँ कि वो वहाँ से भागा, उसने कहा नहीं ऐसे कैसे मर जाना है, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो भाग जाऊँगा। उसी दौरान वो कहते हैं कि उस वक्त का जो बादशाह था उसकी मलका का जो हार था कीमती वो गुम हो गया और उसके इल्ज़ाम में इसको पकड़ लिया गया
ये जो सवाल लेके गया था। अब बादशाह ने उसकी फांसी का हुक्म दे दिया। तो जब उसकी फांसी का हुक्म हुआ और वो दिन आया तो उसने पूछा जो जल्लाद था कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो आप बताएं। उसने कहा हाँ मेरी ख्वाहिश है कि फ़लाँ जगह पे एक साहब बैठे, मैंने उनसे मिलना है। वो बादशाह ने कहा ठीक है ले जाएं। अब उसे ख़ुद समझ नहीं आई कि ये हार का मेरे साथ क्या मसला हुआ और ये क्या, क्योंकि हमारे लिए ये एक हकायात में से एक चीज़ जो हमारे लिए एक सबक बनना था कि इस सारे सिनेरियो में जब वो वहाँ पे पहुँचा और उसने पूछा हज़रत वही आपकी बात पूरी है, मगर सवाल मेरा फिर उधर ही है कि ये सारा निज़ाम क्या है। तो उन्होंने कहा बेटे बात सारी यकीन की है। अगर बंदे को हर आने वाली बात पे ये यकीन हो जाए कि ये मिन जानिब अल्लाह है और ये हो के रहनी है, अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है, इंसान के सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं। अगर ये बंदे को यकीन हो जाए कि मेरे हिस्से का अगर एक लुक़मा भी बाकी दुनिया में हो तो मुझे तब तक मौत नहीं आ सकती, मेरे हिस्से का एक लुक़मा कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता, तो सोसाइटी में से मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात माशरे में से जेलसी ख़त्म हो जाती है, कत्ल व गारत ख़त्म हो जाती है, जो अजीब तरह के कंपटीशन हमने बना लिए हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। और ये यकीन होना कि अगर उसने कामयाबी दी है, नाकामी दी है, फिर वो दोबारा कामयाबी देगा, और हार के साथ अपने आप को उसके सुपुर्द ना कर देना, ये अच्छे कामयाब तालिब इल्म की निशानी है। उम्मीद करता हूँ कि हम मुसलसल मेहनत के साथ, अल्लाह पे यकीन के साथ, दुआ के सहारे के साथ और वालिदैन की दुआओं के साथ, असातिज़ा के अदब के साथ, मुसलसल मेहनत और जुस्तजू के साथ आगे बढ़ने वाले स्टूडेंट्स बनेंगे। इस माशरे को, इस कौम को, इस मुल्क को, उम्मत मुसलमान को अच्छे स्टूडेंट्स ही जाके आगे अच्छे टीचर्स बनेंगे, अच्छे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अच्छे फाइनेंस के वो एक्सपर्ट्स बनेंगे। वो तभी होगा कि जब वो आज अपनी इस लाइफ में जिसमें अल्लाह ताला उनको पढ़ने का मौका दिया है तो उसको यूटिलाइज़ करना। और याद रखिए कि एजुकेशन का मकसद कभी भी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जॉब को ना रखा जाए। इल्म हासिल करना वैसे ही हम पे फ़र्ज़ है जैसे नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ है। हाँ, उसके मुतल्लिक़ आपकी एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए, मगर ये याद रखिए कि इल्म के साथ एक और चीज़ भी है, वो मुक़द्दर है। अल्लाह से अच्छे मुक़द्दर के लिए दुआएं करना और अपने आप को इसी सारे पैकेज के साथ, ये सारी चीज़ों के साथ लेके अपने आप को मूव ऑन करना, रुकावटों को अपना बैरियर ना समझ लेना और फेलियर को हमेशा के लिए फेलियर ना समझ लेना, ये हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें कामयाब तालिब इल्म बनने की तौफ़ीक दे, मुस्तकिल मिजाजी का जो एक अंसर है वो हमारे अंदर क्रिएट करे, दुआ के साथ ताल्लुक़ को बेदार करे, हमें बुज़ुर्गों से सीखने की तौफ़ीक दे। तालीम और तरबियत के जो मराहिल, अगर हम असातिज़ा हैं तो बच्चों को अच्छा मुअल्लिम बन के और अच्छा रोल मॉडल बन के उनको टीच करने की तौफ़ीक दे, और इस कौम को और इस नेशन को अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छे टीचर्स और अच्छे अफराद हम दे के जाएँ। अल्लाह ताला हमसे ये काम ले। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।